सीधा फिलहाल सुनते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सबको एक साथ मिलकर पूरे विश्व में वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ही तवज्जो दी जाती रही है, जिस कारण आर्मी और एयरफोर्स पर तो ध्यान दिया जाता था, किंतु नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन ने नेवी के महत्व को रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म्ड फोर्सेस पर। साथियों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आइलैंड कंट्री है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आइलैंड कंट्री कैसे हो गया। आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है। तो साथियों, यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता। हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चूंकि हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें। साथियों, हम सब जानते हैं युद्ध जो होता है बस सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है। एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता है बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में होता है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले किसान, मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर आज भी उस युद्ध में बराबर के भागीदार होते हैं। यदि किसी किसान के पैदा किए अन्न को खाकर फौजी, हमारा बहादुर फौजी यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जंग जीत रहे हैं, यह जीत देश के किसानों की भी जीत होती है। यदि कोई मजदूर लोहा या स्टील ढाल रहा है, उस लोहे या स्टील से आगे चलकर वह कोई हथियार बन रहा है जिससे सैनिक विजय हासिल कर रहा है, तो यह विजय हमारे मजदूर भाई की भी होती है। इसलिए मैं देश के सभी किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों से यह कहना कहूंगा कि आप सभी सम्मिलित रूप से भारत की सुरक्षा एवं प्रगति के वाहक हैं। इसलिए आप जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो उसे केवल काम निपटाने के तौर पर ही न करें। आप अपने कर्म को राष्ट्र और समाज की बेहतरी को सामने रखकर करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। मुझे इस संबंध में एक घटना का स्मरण आता है जिसका जिक्र मैं आप सबके सामने यहां पर करना चाहूंगा। यह कहानी है 3 मजदूरों की जो किसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर उन मजदूरों को बगल से गुजर रहा था। राहगीर ने मजदूरों से बारी बारी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर ने कहा कि वह पत्थर तोड़ रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा कि वह अपने परिवार का पालन। तो आईएनएस इंफाल नेवी में कमीशन हो गया है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो इस जहाज के बारे में और इसकी मारक क्षमता के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में और बहुत सारी जानकारियां रखते हैं
उन्हीं से समझते हैं कि क्या विशेष है इसमें। आशीष। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में जब लाल सागर पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि पूरे विश्व व्यापार के मद्देनजर, ऐसे में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने भी अपने स्पीच में यह कहा कि आईएनएस इंफाल, जो कि प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का तीसरा शिप है, इसमें टोटल 4 शिप आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आईएनएस इंफाल के बारे में दर्शकों को बताऊं, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत पहला शिप आईएनएस विशाखापट्टनम 2021 में शामिल हुआ, दूसरा शिप आईएनएस मोरमुगांव 2022 में नेवी में शामिल हुआ, तीसरा शिप आईएनएस इंफाल अब 2023 में शामिल हो रहा है और अगले साल 2024 में इसी प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस सूरत, जी हां, गुजरात की सिटी आईएनएस सूरत के नाम पर एक चौथा वॉरशिप जो कि 15 ब्रावो के तहत आएगा। अब आईएनएस इंफाल की बात करते हैं। ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ऐसे समय में जब लाल सागर पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, इस तरह के बड़े वॉरशिप्स की जो कि लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इतनी तेजी से चल सकते हैं और लगभग 75,000 टन का इनका डिस्प्लेसमेंट है, यह जाहिर सी बात है कि सभी को, न केवल यमन के, न केवल हूती के, बल्कि विश्व में हर एक भारत के एडवर्सरी को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज समंदर में तैरता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए प्रोजेक्ट 15 अल्फा के 2 और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के 4 इसी तरह के गाइडेड स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस समय लाल सागर में है। और एग्जैक्टली कोइंसिडेंस आप देखिए, ऐसे ही समय पे आईएनएस इंफाल को इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। एक और खूबी मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं ना, आईएनएस इंफाल ये पहला ऐसा भारतीय नेवी का शिप हो गया है जो कि नेवी में शामिल होने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर चुका है। जनरली एक स्टेप होता है जब, जैसे यहां पर मझगांव डॉक लिमिटेड एक पीएसयू है, सरकारी कंपनी, वो ये शिप बना रही है, रक्षा मंत्रालय की सरकारी कंपनी है, वो लॉन्च करती है और उसके बाद में जब इंडियन नेवी में शामिल किया जाता है, जिसे कमीशनिंग सेरेमनी कहते हैं, जो अभी हो रही है आईएनएस इंफाल की, कमीशनिंग के बाद ही इस तरह के बड़े हथियारों का ट्रायल किया जाता है। लेकिन आईएनएस इंफाल, जो एग्जैक्टली यही वीडियो की हम बात कर रहे हैं, आईएनएस इंफाल पहला इंडियन नेवी का शिप बन गया है जिसने कमीशनिंग से पहले, नेवी में शामिल होने से पहले, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी परीक्षण। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप और ये बहुत विशेष बात है अपने आप में। आशीष, हमारे साथ बने रहिए आप। आईएनएस इंफाल आज नौसेना में शामिल हो गया है। अब आपको इसी युद्धपोत से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हुई सबसे नई युद्धपोत आईएनएस इंफाल में सबसे आधुनिक हथियार तो लगे ही हैं, लेकिन तकनीकी के मामले में भी ये सबसे आधुनिक है और इसीलिए दुनिया के सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर में से एक बनाता है आईएनएस इंफाल को। इसकी तकनीकी खूबी के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसकी तकनीकी खूबी इसे दुनिया के आधुनिक विध्वंसक युद्धपोत में से एक बनाता है। इस जहाज़ में उच्च स्तरीय ऑटोमेशन के साथ डिजिटल नेटवर्क भी शामिल है। जहाज़ में शिप डेटा नेटवर्क, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। ये आधुनिक निगरानी रडार से सुसज्जित है जो जहाज़ के तोपखाने, हथियार प्रणालियों को लक्ष्य डेटा प्रदान करता है। जहाज़ की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर और ASW हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक यानी NBC जैसी युद्ध स्थिति में भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और आधुनिक हथियारों व तकनीकी से लैस है। हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती शक्ति की गतिशीलता के साथ आईएनएस इंफाल अपनी भूमिका और कार्यों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना की गतिशीलता, पहुँच और लचीलेपन को बढ़ाएगा और हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते हालात को देखते हुए आईएनएस इंफाल के आने से नौसेना सामरिक तौर पर काफ़ी मजबूत हो जाएगी। विशाखापट्टनम क्लास की आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव के बाद आईएनएस इंफाल के आ जाने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और इसी क्लास की चौथी युद्धपोत सूरत भी अगले साल तक भारतीय नौसेना में शामिल हो सकती है। ये बताता है कि न केवल आधुनिक हथियारों के मामले में बल्कि आधुनिक तकनीकी के मामले में भी आईएनएस इंफाल कितना सुसज्जित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मच गया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को ही धोखा देने वाला बता दिया है और इस पर बीजेपी भड़क गई है। वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू
लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हंगामा हो गया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राम मंदिर से बौखलाए स्वामी प्रसाद मौर्य। ये बयान है मुख्तार अब्बास नकवी का। सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य राम मंदिर से बौखला गए। नकवी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और आपत्तिजनक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है और कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। देखिए, इस तरह की जो बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी देखने के बाद एक चीज़ तो मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि अगर जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद न दिया होता, जनादेश न दिया होता, तो भगवान राम अभी 600 साल और टेंट में कैद रहते और विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ये कवच बने रहते हैं। ये ऐसे लोग, हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं। जो भव्य राम मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, तो ये लोग उसमें बौखलाहट है, और उस बौखलाहट में जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। मैं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो डिम्पल यादव, अखिलेश यादव का कहना है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की, अगर उसमें जो है निमंत्रण दिया जाता है तो वहीं न कहीं जाने के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है। जो कुछ जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों की सुरक्षा करने में, सेकुलर सुरक्षा, समाजवादी सुरक्षा करने में इन्होंने जो है वो अपराध किए होंगे या पाप किए होंगे, उसके प्रायश्चित का भी एक बहुत अच्छा मौका है। उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, सांसद है शफीकुर रहमान बर्क। उनका सा कहना है कि पहले जो है वो गिरा करके बाबरी मस्जिद को छीना, फिर उसके बाद कोर्ट के जरिए छीना, और ये जो जिस तरीके का भी कार्यक्रम रहा है, तो ये न नौमन तेल होगा न बरक साहब नाचेंगे। अब जो है वो कोई बाबर यहाँ पर जो है वो बाबर जैसा क्रूर और कम्युनल जो है वो विदेशी आक्रमणकारी जो है वो देश की आस्था और देश की विरासत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत हो और बातचीत के बिना शांति संभव नहीं है। आगे कहते हैं गाजा फिलिस्तीन जैसा हाल संभव है, कश्मीर में आतंक पहले से ज्यादा हो गया है। ये बयानात हैं फारूक अब्दुल्ला के। बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं। बातचीत से मसले हल करने, अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद और बढ़ रहा है। आज नफरतें इतनी बढ़ाई गई हैं कि मुसलमान और हिंदू को ऐसा लगता है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं?
अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। यहाँ पर रिहायशी इलाके में बाघ घुस गया। किसान के फार्म हाउस पर बाघ घंटों दीवार पर खड़ा रहा। रिहायशी इलाके में बाघ की मौजूदगी से वहां पर हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुट गई जिन्होंने बाघ का वीडियो बनाया है। कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया। देखिए आप, ये वीडियो लोगों ने बनाया कैसे दीवार पर ये बैठा हुआ है फार्म हाउस की। रिहायशी इलाके में बाघ घुसा हुआ था और इस वजह से लोगों में दहशत। पीलीभीत का ये वीडियो, वन विभाग ने बहुत मशक्कत के बाद इस बाघ को पकड़ लिया है। बाघ की मौजूदगी की वजह से चूंकि रिहायशी इलाका है, लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। उनकी आवाज भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। उन्हीं लोगों में से एक ने ये वीडियो बनाया है। इत्मीनान से बाघ दिखाई दे रहा है वहां पर। बाद में वन विभाग के लोगों ने जैसे पकड़ा वो भी आप देख सकते हैं। वन विभाग ने बाघ को ऐसे पकड़ा, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो पीलीभीत में वन विभाग ने आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद इस बाघ को पकड़ लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।